भी मनुष्य किसी ऐसी घटना का उत्तर नहीं खोज पाता जो उसकी समझ और अनुभवों से परे होती है, तब वो उसे अलौकिक नाम दे देता है, कभी चमत्कार तो कभी भूत प्रेत। नमस्कार, स्वागत है आपका साइको वेदा यूट्यूब चैनल पे। और आज हम भूत बाधा, स्पिरिट पोजेशन और माता आगमन जैसे फिनोमिनास को साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। आज भी यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल जाए, उसकी आवाज बदल जाए, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसे ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई देने लगे जो औरों को दिखाई नहीं देती, या वो स्वयं को किसी देवी देवता का अदृश्य शक्ति का माध्यम समझने लगे, तो सबसे पहला शब्द जो सुनाई देता है वो है, इस पे किसी का साया है। लेकिन क्या वास्तव में हर ऐसी घटना के पीछे कोई अलौकिक शक्ति होती है, या फिर मनुष्य का अपना मस्तिष्क भी ऐसी अवस्थाएं उत्पन्न कर सकता है जिन्हें समाज ने सदियों से गलत अर्थ दिए हैं? आज हम किसी की आस्था को चुनौती देने नहीं आए हैं, बल्कि मनुष्य के मन को समझने आए हैं, क्योंकि सत्य का उद्देश्य किसी विश्वास को तोड़ना नहीं होता, बल्कि पीड़ा को समझना होता है। आखिर भूत प्रेत, स्पिरिट पोजेशन या माता आना होता क्या है? यदि हम इतिहास उठाकर देखेंगे तो केवल भारत ही नहीं, लगभग हर सभ्यता में स्पिरिट पोजेशन अर्थात किसी अदृश्य शक्ति के प्रवेश का वर्णन मिलता है। अफ्रीका हो, यूरोप हो, मध्य पूर्व हो या भारत, हर संस्कृति ने इस अनुभव को अपने अपने शब्द दिए हैं। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी इन अनुभवों को एक अलग दृष्टि से देखती है। DSM-5 और ICD-11 जैसे अंतर्राष्ट्रीय डायग्नोस्टिक मैनुअल कुछ विशेष परिस्थितियों में पोजेशन फॉर्म डिसोसिएटिव स्टेट्स का उल्लेख करती है, अर्थात कुछ लोगों को वास्तव में ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि कोई दूसरी शक्ति उनके भीतर है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका कारण अवश्य ही कोई अलौकिक सत्ता हो। कई बार इसके पीछे गहरा मानसिक संघर्ष होता है और कई बार मस्तिष्क स्वयं की सहायता के लिए संकेत दे रहा होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में भी अष्टांग आयुर्वेद की एक शाखा भूत विद्या कही गई है। आज अनेक विद्वानों का मानना है कि इसमें वर्णित कई अवस्थाएं आधुनिक मनोविज्ञान और मानसिक एवं मनोकाय विकारों से मिलती जुलती हैं। अर्थात हमारे पूर्वजों ने भी इन अनुभवों को केवल अंधविश्वास नहीं माना, उन्होंने उन्हें समझने और उनके उपचार करने का भी प्रयास किया। अब हम ये समझते हैं कि किन लक्षणों को लोग अक्सर भूत प्रेत समझ लेते हैं। अचानक आवाज बदल जाना, असामान्य क्रोध, बार बार बेहोश होना, शरीर का अकड़ जाना, किसी दूसरी पहचान की तरह व्यवहार करना, ऐसी बातें करना जो व्यक्ति सामान्य अवस्था में कभी नहीं करता, या ऐसी आवाजें सुनना जो वास्तव में वहां होती ही नहीं है। इनमें से कई लक्षण मनोवैज्ञानिक, मनोरोग संबंधी स्थितियों में भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, लक्षण देखकर कारण तय कर देना, क्योंकि एक जैसे दिखने वाले व्यवहार हर व्यक्ति में अलग अलग कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए डायग्नोसिस कभी भी केवल देखने से नहीं होता, उसे समझना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमें ये समझना होगा कि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक सिंगल रीजन नहीं होता। कई बायोलॉजिकल, जेनेटिक, पर्सनालिटी और लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलकर एक क्लस्टर बनाती है जो किसी व्यक्ति में डिसऑर्डर के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है। हर इंसान की नेचुरल टॉलरेंस, जेनेटिक्स, पर्सनालिटी और कोपिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसलिए जो सिचुएशन एक व्यक्ति आसानी से हैंडल कर लेता है, वही दूसरी व्यक्ति को डीपली अफेक्ट कर सकता है। इसलिए मेंटल हेल्थ को एक कारण से नहीं, बल्कि पूरे व्यक्ति और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझ कर देखना चाहिए। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो भूत बाधा, स्पिरिट पोजेशन जैसे एक्सपीरियंसेस को ट्रिगर कर सकते हैं। ट्रॉमा एंड रिप्रेस्ड इमोशन।
बचपन का शोषण, घरेलू हिंसा, लगातार अपमान, यौन उत्पीड़न या वर्षों तक अपनी भावनाओं को दबाकर जीना, ये सब मनुष्य के भीतर एक ऐसा संघर्ष पैदा करते हैं जिन्हें वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। मनोविश्लेषज्ञ सुधीर कक्कड़ और कई साइकोलॉजिस्ट ने भारतीय समाज का अध्ययन करते हुए पाया कि कई बार जिन अनुभवों को लोग साया समझते हैं वो वास्तव में दबी हुई भावनाओं और आघात की अभिव्यक्ति हो सकती है, क्योंकि जिस पीड़ा को शब्द नहीं मिलते वही व्यवहार बन जाती है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। कल्पना कीजिए एक बच्चा वर्षों तक अत्याचार सहता रहे लेकिन किसी से कुछ कह ना सके। क्या उसका मन वैसा ही रहेगा? शायद नहीं। कई बार मस्तिष्क स्वयं को बचाने के लिए अपनी चेतना को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कर देता है। इसे डिसोसिएशन कहा जाता है। इसी श्रेणी में पोजेशन फॉर्म डिसोसिएटिव डिसऑर्डर और कुछ दुर्लभ मामलों में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी आते हैं। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में व्यक्ति की एक से अधिक पहचान विकसित हो सकती है। अलग आवाज, अलग व्यवहार, अलग स्मृतियां और कभी-कभी अलग नाम तक। भारतीय समाज में ऐसे कुछ मामलों को वर्षों तक भूत चढ़ना कहा जाता रहा है, जबकि वास्तव में वो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे गहरे आघात से संघर्ष कर रहा होता है। हालांकि ये समझना भी आवश्यक है कि हर पोजेशन जैसा अनुभव डीआईडी नहीं होता और हर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में पोजेशन जैसे लक्षण भी नहीं होते। इसीलिए सही मूल्यांकन केवल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट ही कर सकते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर्स। क्या मन वास्तव में शरीर को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल। जब मानसिक तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो कई बार शरीर स्वयं उसकी भाषा बन जाता है। व्यक्ति अचानक चल नहीं पाता, आवाज चली जाती है, शरीर अकड़ जाता है या बार बार बेहोश होने लगता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह होती है कि मेडिकल जांच सामान्य आती है। आधुनिक मनोचिकित्सा इसे फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे पहले कन्वर्जन डिसऑर्डर कहा जाता था। अर्थात मन की पीड़ा शरीर की भाषा बन जाती है। सिजोफ्रेनिया और अन्य मानसिक विकार। हर अनुभव का कारण केवल ट्रॉमा भी नहीं होता। कभी कभी समस्या स्वयं मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में होती है। सिजोफ्रेनिया जैसे विकारों में व्यक्ति ऐसी आवाजें सुन सकता है जो वास्तव में होती ही नहीं। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा है या कोई अदृश्य शक्ति उससे बात कर रही है। उस व्यक्ति के लिए यह अनुभव पूरी तरीके से वास्तविक होते हैं, लेकिन उसका कारण मस्तिष्क के न्यूरोकेमिस्ट्री में होने वाले जैविक परिवर्तन होते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को डराने की नहीं, उपचार की आवश्यकता है। समाज भी इसका कारण बन सकती है। Possessed. Possessed. Look at the shadow. बिल्कुल। यदि बचपन से किसी व्यक्ति को ये विश्वास दिलाया जाए कि किसी विशेष परिस्थिति में उस पर देवी आती है या किसी विशेष स्थान पर भूत दिखाई देता है, तो तनावपूर्ण परिस्थितियों में उसका मस्तिष्क उसी सांस्कृतिक विश्वास के अनुसार प्रक्रिया कर सकता है। इसे मनोविज्ञान में कल्चरल सजेस्टिबिलिटी कहा गया है। अर्थात हमारा मस्तिष्क केवल हमारे अनुभव से ही नहीं बल्कि समाज के विश्वासों से भी प्रभावित होती है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि हर धार्मिक अनुभव मानसिक रोग है? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक कोई अनुभव व्यक्ति के जीवन, निर्णय, संबंधों और कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं कर रहा, उसे मानसिक रोग नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब वही अनुभव पीड़ा का कारण बनने लगे, तब उपचार आवश्यक हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी पीड़ा को केवल अंधविश्वास कहकर छोड़ देना और बिना समझे उसे चमत्कार मान लेना
दोनों ही सत्य से दूर ले जाता है। मोहिनी पोजेशन एपिडेमिक। 1981 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री में एक बेहद असामान्य केस रिपोर्ट किया गया। एक 24 वर्षीय युवक को उसके परिवार और आसपास के लोगों ने पोजेस्ड माना। कभी उसके बारे में कहा गया कि उस पे भगवान का प्रभाव है और कभी 2 महिला आत्माओं जिन्हें मोहिनी कहा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी इलाके में ऐसे कुल 4 पोजेशन केसेस सामने आए। कहा गया था कि 2 महिलाओं ने आत्महत्या की है और उनकी आत्माएं अब पुरुषों को परेशान करेगी। और उसके बाद कुछ लोगों में वास्तविक में पोजेशन जैसे व्यवहार दिखाई देने लगे। साइकाइट्रिस्ट C.R. चंद्रशेखर ने इस घटना का अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष ये नहीं था कि उन्होंने किसी आत्मा को खोज लिया, बल्कि उन्होंने ये संभावना रखी कि स्ट्रॉन्ग कल्चरल बिलीफ और एक्सपेक्टेशन ने इन एक्सपीरियंसेस को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कभी कभी समाज जिस चीज की उम्मीद करता है, मनुष्य का मस्तिष्क उसी भाषा में अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगता है। ये केस हमें एक महत्वपूर्ण सवाल देता है, क्या कभी भूत व्यक्ति के भीतर नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद विश्वासों में होता है? Anneliese Michel, 1970s German. Ja, ich schwöre für die anderen Leute, damit die nicht in ihre kommen und so. Nein, mir Klötze! Emma, mir Klötze! Oh, so gerne will er nicht. Die Ruhe gibt nur da oben. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen. Ich hab ein Bruder schlagen. Die Trübe bleibst du variieren. Die verdammt अब आते हैं दुनिया के सबसे चर्चित पोजेशन केसेस में से एक पर। एनालीज मिशेल नाम की एक 23 वर्षीय जर्मन वुमेन को किशोरावस्था में ही सीजर्स और गंभीर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स थे। मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे एनालीज और उसके परिवार को विश्वास होने लगा कि उसके भीतर डीमंस। बाद में कैथोलिक चर्च के अनुमति से उसके ऊपर रिपीटेड एक्सॉर्सिज्म रिचुअल्स किए गए। लगभग 10 महीनों में दर्जनों एक्सॉर्सिज्म सेशंस हुए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि एनालीज ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया। 1 जुलाई 1976 को उसकी मृत्यु सीवियर माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन से हुई। बाद में उसके माता पिता और दोनों प्रीस्ट पर नेग्लिजेंट होमोसाइड का मुकदमा चला और उन्हें दोषी ठहराया गया। आज भी इस केस को लेकर धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग अलग है, लेकिन मेडिकल लिटरेचर में उसकी कंडीशन को एपिलेप्सी और साइकोटिक सिम्टम्स के संदर्भ में डिस्कस किया गया है। इस केस से हमें एक बेहद गंभीर लेसन मिलता है। जब किसी मानसिक या न्यूरोलॉजिकल समस्या को केवल पोजेशन मान लिया जाता है, तो ट्रीटमेंट में देरी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन इन दोनों केसेस में हमें क्या सीखना चाहिए? इनमें से कोई भी केस ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं करता कि घोस्ट या डीमन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये केसेस एक दूसरी चीज को जरूर प्रूव करते हैं। पोजेशन का अनुभव लोगों के लिए वास्तविक हो सकता है। व्यक्ति वास्तव में डर सकता है, वास्तव में आवाजें सुन सकता है, वास्तव में अपना व्यवहार बदला हुआ महसूस कर सकता है और वास्तव में ये मान सकता है कि उसके भीतर कोई दूसरी शक्ति मौजूद है। लेकिन उस अनुभव की एक्सप्लेनेशन अलग अलग हो सकती है। कहीं डिसोसिएशन, कहीं साइकोसिस, कहीं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, कहीं ट्रॉमा और कहीं कल्चरल बिलीफ्स। अब तक हमने समझा कि कई बार जिन घटनाओं को समाज भूत प्रेत या ऊपरी बाधा समझता है, उनके पीछे मनोवैज्ञानिक या मनोरोग संबंधी कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में एक बड़ी समस्या है? शायद हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक। नेशनल मेडिकल हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत के लगभग 10.6% वयस्क किसी न किसी मानसिक विकारों से प्रभावित है, अर्थात लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति। द लैंसेट में प्रकाशित शोध के अनुसार भारत में लगभग 197 मिलियन
अर्थात 19.7 करोड़ लोग अपने जीवन में किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से प्रभावित है। लेकिन सबसे चिंताजनक तथ्य ये नहीं है, बल्कि ये है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आज भी बहुत सीमित है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के अनुसार विभिन्न मानसिक विकारों में ट्रीटमेंट गैप लगभग 70% से 92% तक है। अर्थात यदि 100 लोगों को उपचार की आवश्यकता है तो उनमें से लगभग 80 लोग कभी किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। और जब उपचार नहीं मिलता तो मनुष्य उत्तर खोजने लगता है, कभी ग्रहों में, कभी कर्मों में, तो कभी भूत प्रेत। लेकिन क्या वास्तविक में लोग ठीक हो सकते हैं? हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। मस्तिष्क की अधिकांश मानसिक समस्याएं समय पर पहचान और सही उपचार मिलने पर काफी हद तक नियंत्रण की जा सकती है। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, साइकाइट्रिक मेडिसिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली सपोर्ट और सबसे महत्वपूर्ण, बिना किसी निर्णय के व्यक्ति को सुनना, यही वो उपचार है जिन्होंने लाखों लोगों को सामान्य जीवन में वापस लौटने में सहायता की है। याद रखिए, उपचार का उद्देश्य केवल लक्षणों को कम करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को उसकी गरिमा, आत्मविश्वास और जीवन वापस देना होता है। यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो क्या करें? सबसे पहले तो डरिए मत। डर समस्या को कभी छोटा नहीं करता, बल्कि कई बार उसे और गहरा बना देता है। यदि कोई व्यक्ति अचानक अपना व्यवहार बदलने लगे, उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगे जो औरों को सुनाई नहीं देती, वो स्वयं पर नियंत्रण खोने लगे, या बार बार ऐसी अवस्थाओं में चला जाए जिन्हें समझना कठिन है, तो सबसे पहला कदम उसे डांटना नहीं, उसे बांध देना नहीं, और ना ही उसे पागल या भूतग्रस्त कह देना है, बल्कि उसे सुरक्षित महसूस कराना है, उसकी बात को सुनना है और जितनी जल्दी संभव हो उसे किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाना है। कि मानसिक रोग भी उतना ही वास्तविक है जितना हृदय रोग या रक्तचाप। लेकिन समाज की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। हम अक्सर सोचते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य केवल उस व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जब कोई बच्चा वर्षों तक अपने डर के बारे में बात नहीं कर पाता, जब किसी स्त्री की पीड़ा को नाटक कहकर टाल दिया जाता है, जब किसी पुरुष से बचपन से ही कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं, जब हर भावना को कमजोरी समझ लिया जाता है, तो हम केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को चुप रहना सिखा रहे होते हैं। और जो भावनाएं वर्षों तक दबती रहती है, वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में बाहर आती ही है। कभी अवसाद बनकर, कभी चिंता बनकर, कभी नशे की लत बनकर, और कभी ऐसे व्यवहार बनकर जिन्हें समाज भूत प्रेत का नाम देता है। यदि हम वास्तव में एक स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें अपने भावनाएं व्यक्त करना भी सिखाना होगा। हमें अपने परिवारों में ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां रोना कमजोरी नहीं, मदद मांगना शर्म की बात ना हो, और मनोवैज्ञानिक के पास जाना उतना ही सामान्य हो जितना चिकित्सक के पास जाना। अज्ञान ही मनुष्य के भ्रम का सबसे बड़ा कारण है, और शायद भूत प्रेत का सबसे बड़ा भय किसी अदृश्य शक्ति से नहीं, बल्कि उस पीड़ा से है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते। जिसे समाज भूतग्रस्त कह रहा हो, तो उसे डरिए मत, उसे समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है उसे किसी तांत्रिक के नहीं, एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की आवश्यकता हो, क्योंकि जहां भय समाप्त होता है वहीं ज्ञान प्रारंभ होता है। जहां ज्ञान के साथ करुणा जुड़ जाती है, वहीं से वास्तविक उपचार प्रारंभ होता है। मैं हूं निम्मी, एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं साइकोवेदम।